नमस्कार साथियों। किसको पता था कि एक बैठक रात में होगा, एक दूसरी बैठक दिन में होगा, एक बैठक राज्य की राजधानी में होगा तो दूसरी बैठक जिले दर जिले होते चला जाएगा और एक बैठक नेताओं का होगा तो दूसरी बैठक कार्यकर्ताओं का होगा। क्या वाकई इससे पहले किसी पार्टी के भीतर कभी हुआ था या फिर कभी भाजपा के भीतर ऐसा हुआ हो? लेकिन पहली बार है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की परिस्थिति भाजपा को अंदर से कितना झकझोर दिया है। इसमें एक के बाद एक पत्ते भाजपा के नेताओं लगातार फेंक रहे हैं और वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी बगावत किसी भी स्तर पर नजर आनी चाहिए और वह चाहते हैं कि राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव तक एक ही रेखा खींची हुई रहनी चाहिए और वह रेखा कोई दूसरा नहीं खींचे बल्कि दिल्ली खींचे और दिल्ली के पास एक ही चेहरा है और उसी एक चेहरे की पहचान भाजपा के तौर पर है। किसी दूसरे चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। वो सारे कद्दावर नेता जो अपने चेहरों के आसरे अभी तक राजनीतिक को साधते चले आए हैं, अब वह हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं। जो नहीं गए हैं उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। जी हां, यह नई भाजपा है जिसमें राज्यों के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक एक ही राजनीतिक प्रयोग करने की दिशा में दिल्ली की सत्ता आगे बढ़ चुकी है। उसके पास एक चेहरा है और उसे इस बात का एहसास है कि इस चेहरे की हार का मतलब भाजपा का खत्म होना, इस चेहरे की हार का मतलब सब कुछ धराशायी हो जाना। इस बीते 9 सालों से इस देश के भीतर जो कुछ भी खड़ा हो पाया है वो भाजपा के जरिए वह सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम और एक ही चेहरे के आसरे खड़ा किया गया है। तो अब उस चेहरे को ढहने नहीं देना है, अब उस चेहरे को गिरने नहीं देना है। उसका पहला राजनीतिक प्रयोग विधानसभा चुनाव में खुल करके प्रयोग करना है और यह बता करके प्रयोग करना है कि इन राज्यों के भीतर की परिस्थिति चाहे नाजुक ही क्यों ना हो, कहीं पर कांग्रेस की सरकार होगी तो कहीं पर भाजपा की सरकार होगी, लेकिन इन दोनों जगहों की परिस्थितियों में भी चेहरा एक ही रहेगा और वह चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का रहेगा। क्या इस बात को छत्तीसगढ़ के भीतर बैठे हुए जो छिटपुट विधायक हैं, जो एक वक्त के मुख्यमंत्री हैं, या फिर मध्य प्रदेश के भीतर मौजूदा वक्त में जो सत्ता संभाले हुए मुख्यमंत्री हैं और उनके अपने गृह जिले से लेकर के तमाम जिलों के भीतर जो सवाल विधायकों में उमड़ रहे हैं, या फिर राजस्थान के भीतर भी जो लंबे वक्त तक नहीं बल्कि पिछले चुनाव तक कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही टिकट तक तय करती चली आई, क्या सब कुछ हाशिए पे चले जाएंगे? अगर हाशिए पर चले जाएंगे तो क्या सभी खामोश रहेंगे? हम इस पर लगातार इन तीनों राज्यों के अलग अलग जिलों के अलग अलग लोगों से भी जब जानकारी वहां से निकल करके आती है तो वहां के जो रिपोर्टर है, जो उनके नब्ज को पकड़ना जानते हैं, उनसे भी संवाद होने के बाद आप एक कदम आगे और बढ़िए। तो एक कदम आगे में क्यों नहीं जरा विधायक से कुछ बातचीत या उनके लोगों से कुछ पूछताछ उन लोगों के जरिए हो जिसका इसका एहसास हो सके कि दरअसल चल क्या रहा है। और इस दौर में इन 3 राज्यों के भीतर कम से कम 90 विधायक ऐसे हैं जिनके भीतर यह सवाल है कि अगर टिकट नहीं मिला, अगर चुनाव मैदान से गायब कर दिए गए और गायब इस स्थिति में कर रहे हैं कि हम तो सांसदों और मंत्रियों को लड़ा रहे हैं, तो आपकी कौन सी हैसियत? तो जिले दर जिले या कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी नए तरीके की भाजपा के भीतर से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और इससे दबाने का काम कौन करेगा? क्या यह काम आरएसएस संभालने को तैयार है? इन तीनों राज्यों में आरएसएस की पहुंच और पकड़ है, लेकिन इन तीनों राज्यों के भीतर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो दिल्ली में बैठी हुई सत्ता है, उनसे लेकर के कहीं ना कहीं एक टकराव भी राजनीतिक तौर पर स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं और राजनीतिक तौर पर भाजपा के कार्यकर्ता या फिर विधायकों को शांत कराने को भी वह तैयार नहीं है। जो अलग अलग जिले खास तौर पर के नजर आ रहे हैं, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से आप एक नई परिस्थिति को अगर भाजपा के भीतर अगर समझने की प्रयास कीजिएगा तो एक छत्तीसगढ़ के भीतर आप ध्यान दीजिए कि तीनों राज्यों के भीतर जो एक वक्त मुख्यमंत्री थे
उनके गृह जिले तक के भीतर बैठकों का दौर इस बात को बतला रहा है कि कब तक इस तरीके की राजनीतिक के सामने नतमस्तक रहेगा। यह सवाल भाजपा के भीतर क्या पहली बार है और इस चुनाव में क्या सभी विरोध या बगावत के सुर के तौर पर नजर आएंगे? अगर नजर नहीं आएंगे और राज्य हाथ से निकल जाएगा यानी भाजपा जीत नहीं पाएगी तो क्या होगा 2024 को लेकर के? यह सवाल दिल्ली के सामने भी है कि अगर इन राज्यों के भीतर अभी से हमने अपने हाथों में लगाम नहीं थामी तो फिर क्या होगा 2024 को लेकर? क्योंकि एक राज्य ऐसा भी है जिसके मुख्यमंत्री ने दिल्ली को पाठ पढ़ाया कि हम हैं तभी आपको जीत मिलती है, हम ही चेहरा हैं, हम ही संगठन है और हमारी ही राजनीति, और वह राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं जो दिल्ली को टकराने को तैयार हैं, दिल्ली को भेजे गए हर उस शख्स से टकराने के लिए तैयार है जो उनकी राजनीतिक के पर को काटना चाहता। तो क्या ऐसी राज्यों के बाद बाकी राज्यों से भी ये स्वर उठ सकते हैं? क्या बाकी राज्यों के भीतर यह फुसफुसाहट हो सकती है? हम तमाम सिलसिले को चलना आगे शुरू करें उससे पहले 3 बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात, इस देश के भीतर में जिस चेहरे के आश्रय भाजपा को अब मान्यता देने का लगातार प्रयास हो रहा है कि बाकी कोई चेहरा नहीं है, वह चेहरा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक परिस्थितियों ने गांव-गांव के भीतर बड़े सवाल कुछ इस प्रकार से खड़े कर दिए हैं कि वहां के एमएलए और सांसद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में इस समय नहीं आ पाते हैं। यह पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, जो चुनाव के साथ ही एक ही राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर सबसे बड़ी तादाद में इस दौर में ऐलान बार बार किया गया कि हम आपको यह भी देंगे वह भी देंगे। उसमें लाडली बहनें योजना भी है, उसमें अलग अलग तरीके से स्कूटी भी है, लैपटॉप भी है। हम सब बातों का जिक्र करें आपसे, लेकिन उससे पहले उसका सच जानिए कि अपने ही राज्य में 2 दशकों तक सत्ता संभालते हुए, राजनीतिक करते हुए खुद को हाशिए पर अगर दिल्ली की सत्ता ला रही है तो फिर किसी और में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव में क्या हो रहा है? राजस्थान के बांसवाड़ा में क्या हो रहा है? दिन के भीतर में बैठकें बड़े नेताओं की होती है और फिर उसके बाद बैठकों का सिलसिला हर कॉन्स्टिट्यूएंसी बाज या फिर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हुए जो नेता अपने आप को मानते हैं उनके सहयोगी और साथी खड़े विधायक या गैर विधायक सभी का जमाव होना। लेकिन इन सब के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के भीतर बिलासपुर का इलाका है, महासमुंद का इलाका है, धमतरी का इलाका है, दुर्ग का इलाका है, राजनांदगांव का भी इलाका है। यहाँ के जो विधायक हैं या विधायक नहीं है उनके भीतर भी अब यह सवाल अगर खड़ा होने लगा कि अगर यहाँ के वोट उस समेट पाने की स्थिति में अगर हमारे अपने लोग या हम खुद टिकट पाने के हकदार नहीं है तो क्या 2024 में इसका बदला लिया जाएगा? ऐसी सोच हो सकती है क्या? यही परिस्थिति अगर मध्य प्रदेश के भीतर अगर देखिएगा तो खासतौर पे चंबल और ग्वालियर का वह इलाका है जहां से ज्योति आदित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के जो एमएलए थे वह छोड़ करके भाजपा में चले गए। लेकिन अब नाके तले चना चबाना पड़ रहा है क्योंकि एक एक व्यक्ति को टिकट दिलाने को लेकर के, वह भी ज्योति आदित्य सिंधिया को। तो चंबल के भीतर की 13 सीट में से तो 2 ही विधायक थे भाजपा के, ग्वालियर के भीतर 21 में से सिर्फ 5 ही सीटें आई थी भाजपा को। और उसके बाद जबलपुर एक बड़ा इलाका आता है जहां पर सवाल है, इंदौर भी बड़ा इलाका, यहां भी सवाल है। जबलपुर में तो 38 में से केवल 13 सीटें भाजपा को जीत पाई थी। और यहाँ पर बिल्कुल उलट परिस्थिति के भाजपा की रणनीति बना रही है इंदौर के भीतर भी, जहां के नेता दिल्ली से भेजे गए यह कह करके कि आप चुनाव लड़े और इसके बाद वह कहना शुरू करते हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। जी हाँ, ये वर्गीय का भाषण था। क्या वाकई इंदौर के भीतर में 37 में से सिर्फ 11 सीटें पिछली बार मिली थी? और ये जो मैं नहीं लड़ना चाह रहा था इसके पीछे की राजनीतिक धड़कनों को समझने लगे हैं। जिन नेताओं की राजनीतिक जमीन नहीं है या राजनीतिक जमीन गवा चुके हैं और दिल्ली में वह सत्ता सुख पा रहे हैं, वह भी बैकडोर यानी राज्यसभा के जरिए या फिर अन्य माध्यमों से,
वह कैसे कुछ कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो राजनीतिक धड़कनें इन राज्यों में सुनाई दे रहा है, वहां पर उन विधायकों के सामने संकट है, या फिर जो टिकट चाहते थे और लंबे वक्त से लगातार काम कर रहे थे, उनके सामने संकट है। यह स्थिति राजस्थान के भीतर सिर्फ बांसवाड़ा भर ही नहीं है, वारन के इलाके में भी 4 में से 1 ही सीट भाजपा जीत पाई थी, बांसवाड़ा में भी 5 में से 2 ही सीट भाजपा जीत पाई थी। लेकिन उसके बाद अब देखिएगा, जहां से भाजपा को अब समझ में आ रहा है कि दिल्ली में बैठ करके कि वहां से हमको अपने नए सर्वे के जरिए राजनीतिक प्रयोग करने हैं, तो उस दिशा में उसने कदम बढ़ा दिया। चूरू के भीतर 6 सीटों में से 2 ही सीट जीती थी, सीकर में 8 में से 0 सीट जीत पाई थी, जयपुर में से 19 में से 6 सीट जीती थी, अलवर में से 11 में से 2 सीट जीती थी, करौली में से तो 4 में से 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। और जिस टोंक के लिए विधूड़ी को भेजा गया, उस टोंक में 4 में से 1 ही सीट भाजपा जीत पाई थी। मैसेज पहला यह निकल रहा है कि जिसकी पहचान राष्ट्रीय तौर पर होगी, वह नेगेटिव नहीं देंगे, वह उनको राजनीतिक महत्ता मिलेगा। जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं होगी लेकिन दिल्ली की सत्ता के करीब होगा, उसको राजनीतिक पहचान चुनावी दौर में बाखूबी मिल जाएगा। और नई परिस्थिति में वह लोग जो अभी तक यह सोचते रहे कि राज्यों के भीतर अपने वोट बैंक को सहेज करके बता करके रखना है और खुद टिकट जब मिल जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, तो वह सचेत हो जाए। और संयोग से जो हम 90 कह रहे हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ के 12 विधायक या उस टिकट पाने वाले कद्दावर नेताओं की कतार, मध्य प्रदेश के भीतर 40 विधायक या फिर कद्दावर नेताओं की कतार है, और 38 विधायक और कद्दावर नेता राजस्थान में बैठे हुए हैं। 90 को लेकर के कुछ सवाल इस तरीके से उलझे हैं कि बैठक दर बैठक अब नजर आने लगे हैं कि आखिर मुश्किल कहां है। ये 90 तो फ्रंट पे खड़े हैं, इसके पीछे कितनों की तादाद खड़ी होगी। और यह सवाल हर किसी के जहन में होगा कि इस दौर में जो असामान्यता नजर आती है, इस दौर में जो महंगाई दिखाई देता है, इस दौर में जो गरीबी बढ़ रही है, इस दौर में जो बेरोजगारी फनकार रहा है, इससे दो हाथ करने के लिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जा सकते हैं। और यह मध्य प्रदेश को अगर आप ऐसे गेस्ट के तौर पे अगर ले रहे हैं, तो एक क्षण के लिए आप ये सोचिए कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ऐलान किया नहीं गया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसी झांकी के तौर पर है जिसके भीतर का सच हमको लगता है कि हर किसी को जानना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति जो केंद्र की स्थिति है, केंद्र के भीतर की स्थिति समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी का एक सच यह भी है कि पिछले बरस यानी 2022-23 के पहले फाइनेंशियल क्वार्टर में लगभग 11.8% एफडीआई आई थी, 11 यानी $8 बिलियन। और वह इस साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आधे से भी कम है। यानी उस समय 98,000 करोड़ के ज्यादा आई थी, तो इस बार ये अटक घटक करके के 42,000 करोड़ पर आ गई। यह तो विदेशी से आने वाले भारत के भीतर इन्वेस्टमेंट की एक तस्वीर है। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिस्सा है, एक्सपोर्ट हमारा 16% गैप के साथ चल रहा है, जो इंपोर्ट हम करते हैं वहां पर भी घाटा जबरदस्त हो रहा है। अगर इकोनॉमी दिल्ली की समझ रहे हैं तो जरा राज्यों के भीतर आप जाइए, जहां पर आप यह सवाल खड़ा है आजकल चुनाव में जो उभरेंगे कि इसको दे पाने की, जवाब देने की स्थिति में कोई भी नहीं है, क्योंकि वह इकोनॉमिक्स से कोई दो चार नहीं है। जहां पर विधायक, सांसद या उस इलाके की जो नेताओं को टिकट चाहिए उसको दो चार होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश इसीलिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि मध्य प्रदेश जितनी कमाई है उससे ज्यादा उसका खर्चा है, और यह हालात उसके भीतर इस तरीके से मंडराने लगे हैं। उसको आसान शब्दों में आप समझिए तो इस समय जो कर्ज है मध्य प्रदेश के ऊपर वह तकरीबन 3,83,000 करोड़ का हो चुका है। जो सालाना कमाई होती है वो 2,25,000 करोड़ है, लेकिन जो खर्च कर रहे हैं वह 2,83,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी लगभग 55,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ज्यादा यहाँ बात यहीं तक नहीं रुकती है। सोचिए आप 20 साल की राजनीतिक सत्ता के बाद भी शिवराज सिंह चौहान के क्या क्या करते हैं और किस किस रूप में करते हैं, और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं इस समय जो पैसा सप्लाई हो रहा था वित्त मंत्रालय जो राज्य का है उसमें रोक लगा दे।
कई सारी योजनाएं बंद कीजिए, इलेक्शन ईयर है, सारा पैसा इलेक्शन के मद्देनजर जिन जिन योजनाओं का ऐलान होगा उस पर हम खर्च करेंगे। तो मध्य प्रदेश की स्थिति को जरा आप सोचिए कि 10 जून 2023 को लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। 1,31,00,000 महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए, अक्टूबर से 1,250 रुपए, और अब ये बढ़ते चले जाएंगे 5 साल के दौर में और 3,000 हो जाएंगे। इतना बोझ बढ़ा 163 करोड़ की। जुलाई का महीना आता है तो मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। कितने बच्चों को? 78,000 से ज्यादा बच्चों को। कितना आप पर असर पड़ता है? 196 करोड़ और आ जाइए। अगस्त आते आते किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार दे रही थी, मोदी बांट रहे थे, उसके बाद वहां कहते हैं हम उसको डबल कर देंगे। तो 2 किस्त इस चुनाव से पहले डबल हो जाएगा, यानी 2,000 मिलता था तो आपको 4,000 मिलेंगे। बोझ कितना पड़ा? 1,000 का मतलब 50 करोड़ का और। 24 अगस्त को ऐलान स्कूटी का कर दिया गया। स्कूटी का कितना बोझ? 79,000 करोड़ रुपए और बढ़ गया। 79 करोड़ रुपए और बढ़ेगा। लाडली बहना ने 5 साल का खर्चा तकरीबन 1 लाख करोड़ का। लेकिन सवाल यहां नहीं है, सवाल जो है रोजगार पाए हुए हैं उनको भी देना है, सरकारी कर्मचारियों को भी देना है। तो रोजगार सहायक जो 23,000 रोजगार सहायक हैं उनका वेतन दुगुना कर दिया गया, 9,000 से 18,000 किया गया। 248 करोड़ का बोझ और बढ़ गया। जुलाई में कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया, 38% से 42% किया गया। 265 करोड़ का और बोझ बढ़ गया। पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दे दिया गया। अगस्त के महीने में 21,110 पंचायत सचिव हैं और उनको जो 34,000 रुपए दिए जाते थे वो बढ़ करके 41,000 हो गए, यानी 181 करोड़ का और बोझ बढ़ गया। सितंबर में अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी यानी उसको मानदेय दुगुना कर दिया गया। अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कितने हैं? 67,910। बोझ कितना बढ़ा? 575 करोड़ का अतिरिक्त बोझ और अब बढ़ गया। सितंबर के महीने आते आते कॉलेज में जो अतिथि विद्वान आते थे उनको जो 20,000 रुपए दिए जाते थे, 30,000 रुपए दिए जाते, सॉरी उसमें 30,000 में उसमें और 20,000 बढ़ा दिए, यानी अब 50,000 कर दिए गए। और तकरीबन 4,500-5,000 अतिथि विद्वान आते हैं, उस पे 180 करोड़ और बढ़ गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10,000 से बढ़ा करके 13,000 कर दिया गया, 648 करोड़ और बढ़ गया। जितनी कमाई है उससे ज्यादा लुटाने की परिस्थिति है, यानी दिल्ली से चल करके दिल्ली की तमाम लाभार्थी कल्याणकारी योजनाओं का असर धीरे धीरे नीचे तक पहुंचते पहुंचते यह हो गया कि राज्य दर राज्य, ऐसा नहीं है कि गहलोत नहीं बांट रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बघेल नहीं दे रहे हैं, दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस ने खामोशी बरती है, बिल्कुल भी नहीं, वह भी सत्ता में आएगी तो पैसे का जिक्र कर रही है। लेकिन सवाल पहली बार यह है कि दिल्ली की सत्ता को यह महसूस होने लगा कि भाजपा हमारे भरोसे चलेगी और भाजपा हम ही नायक है भाजपा के और हम ही सब कुछ है। तो इस दौर में जिसने जो भी राजनीतिक राज्यों के भीतर साधनी चाहिए सभी को हाशिए पर चेहरे के साथ, राजनीतिक के साथ ढकेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सवाल इन 3 राज्यों के बाद अगला सवाल यह है कि 2024 के भीतर जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव से बाद तुरंत होने हैं, उसमें भी ध्यान दीजिए तो महाराष्ट्र के भीतर भी भाजपा के नेताओं में सवाल है। हरियाणा के भीतर भी भाजपा और खट्टर के बीच में कहीं 36 का आंकड़ा है। खट्टर पसंद नहीं, भाजपा पसंद नहीं, यह बात कार्यकर्ता खुले तौर पर कहते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि खट्टर को हटा दीजिए तो भाजपा चल पड़ेगी, अगली बार भी चल पड़ेगी, लेकिन हटाई कौन? केंद्र अपने तौर पर, और यही स्थिति झारखंड को लेकर के है। जब इस पूरी लकीर को आप समझिएगा तो इस पे 3 बातों पे आप समझिए कि जिस दौर में इस देश की सत्ता को संभाले हुए सत्ता की अर्थव्यवस्था फेल हो गया, तब उसके सामने सवाल था कि यह एमपी इनकम्बेंसी में तब्दील हो गया। इस एंटी इनकम्बेंसी के रोकने के लिए कुछ राजनीतिक प्रयोग करने पड़े। उस राजनीतिक प्रयोग के जरिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री का चेहरा काम नहीं करेगा, तो उन चेहरों को ही राजनीतिक तौर पर उभारा जाए जिस चेहरों के आश्रय अभी तक राज्यों की राजनीति होती है। अब उसे
एंटी इनकम्बेंसी के दायरे में उन्हीं चेहरों को ला करके खड़ा किया जाए और बताया जाए आप अब नहीं हैं। यानी राज्य की एंटी इनकम्बेंसी और देश के एंटी इनकम्बेंसी जब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है, दोनों को क्या दो हिस्से में बांटा जा सकता है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, दोनों को अगर एक ही हिस्से में रखा जाए तो एक ही चेहरे का असल परीक्षण राज्यों के चुनाव में क्यों ना हो जाए, तो बाकी किसी चेहरों के साथ लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। और जो विधायक और एमपी के सामने लगातार यह सर्वे में सवाल उठ रहे थे कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर लोगों को कैसे समझाएं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रभाव बीते 20 सालों से तो यहां पर सत्ता किसी दूसरे की नहीं बल्कि भाजपा की, और नेता भी वही हैं। और बीते 10 सालों से तो डबल इंजन था, फिर भी चीजें डगमगाई क्यों? तो फिर इसका एक उपाय यह हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर जमीन में गड़े हुए नेताओं को ही ऊपर उखाड़ करके आप रख देंगे, तो उसके बाद जो हड़कंप मचेगा वह राजनीतिक तौर पर दिशा को उस दिशा से अलग कर देगा जहां महंगाई का सवाल होगा, बेरोजगारी का सवाल होगा, करप्शन का सवाल होगा। यह तमाम परिस्थितियों में क्योंकि कांग्रेस या इंडिया इन सवालों को लेकर के मैदान में आए, उससे पहले हम अपने भीतर की सवाल उन्हीं क्यों ना बड़ा कर दें और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव लड़ा जाने लगे, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो जादूगर की तरह चलेगा, फिर कोई दूसरा कहां मायने रखेगा। तो क्या यह एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है 2024 से पहले का कि जो भाजपा के भीतर का जो समूची भाजपा को बदलने की दिशा में ले जा चुका है, या फिर हारने की परिस्थिति में भाजपा के भीतर इन राज्यों के परिणामों के बाद क्या होगा उसकी धड़कन सिर्फ आज बैठकों के जरिए महसूस कर सकते हैं, जो जिले दर जिले, कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी विधायकों के भी बीच में, उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और पंचायत स्तर पर भी यह होने लगे कि अच्छा दिल्ली तय कर रहा है कि वह यहां से लड़े, वो वहां से लड़े, तो हमारे बीच का नेता किस रूप में लड़ेगा। जातियों के समीकरण को लेकर के बड़ा जबरदस्त रिसर्च भाजपा ने किया है। यह इसीलिए जातीय के मद्देनजर यह मान करके आप चलिए कि 40 विधायकों के टिकट राजस्थान में कट जाएगा। यह मान करके चलिए कि लगभग 60% टिकट मध्य प्रदेश के विधायकों के भी कट रहे हैं। तो सवाल अगला यह था कि आखिरी सवाल ये समझ लीजिए कि इस राजनीतिक प्रयोग में जाति का कोई भी व्यक्ति फिट बैठता है, या फिर जिस जाति से जुड़ाव है, जिस वोट बैंक का, वह अपने किसी व्यक्ति या फिर किसी चेहरे को तलाशेगा या नहीं तलाशेगा। यहां पर शायद दिल्ली का दाव गलत पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह अपने लोगों की खोज वहां के वोटर करने लगा है। लेकिन यह एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है जो भाजपा के भीतर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, जनसंघ के दौर में भी नहीं हुआ था, और शायद किसी भी पार्टी के भीतर होता नहीं है। तो आखिरी सवाल का जवाब यही है कि दरअसल यह भाजपा का दिल्ली की सत्ता के कब्जे की एक ऐसी तैयारी है जिस तूफान में या तो सभी बह जाएंगे या फिर जो बच जाएंगे वो कल नए सिरे से खड़े होने की परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर रास्ता तलाश रहे हैं। और यह स्थिति दिल्ली के भीतर की, जो दिल्ली की कैबिनेट में कद्दावर नेता हैं उनके साथ भी है, और उन राज्यों के भीतर भी है जहां चुनाव अभी आने वाले समय में होने हैं। यह खतरे की घंटी है, यह एक महापरिवर्तन भाजपा के भीतर का मुनादी है, मुहिम है। इसे जो भी समझ लीजिए आप, बिल्कुल नई भाजपा को राज्य के चुनाव के साथ 2024 के मैदान में उतारा जाएगा। सिर्फ आप यह नजारा देखते चले जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।